नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? यह एक सबसे बड़ा सवाल बन गया है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू की राज्य स्तरीय बैठक में अपनी रणनीति साफ करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी की तैयारी करने के जुटाने का निर्देश दे दिया था। लेकिन इसी बीच पशुपति कुमार पारस का बदलता हुआ रुख कई सवाल खड़े कर रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले हम सितेश से बात करेंगे। सितेश जी, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव आने के पहले एनडीए में सियासी तनाव काफी देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो सबसे ज्यादा चर्चे में तो दिल्ली का भी चुनाव है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं चर्चे में है तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि यहाँ हर नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ पलटवार भी करना शुरू कर दिए हैं। अब कुछ दिन पहले की बात बता दें कि एनडीए में, आपने पूछा कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये सवाल है। तो आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी एक खबर सोशल मीडिया पर जोरों शोर से वायरल हो रही थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि चिराग पासवान एनडीए में है कि नहीं ये प्रूफ करें। ठीक है, जो जोरदार बयानों में रहा, उस पर कई नेता जोरदार बयानबाजी भी किए। लेकिन अब सवाल ये है कि कुछ दिन पहले आपको बात बता दूं कि चिराग पासवान के पार्टी का जो 25वां स्थापना दिवस था वो 28 तारीख को मनाया गया था, पिछले महीने की बात है। उसमें उन्होंने कहा था और उनके पार्टी कार्यकर्ता भी कह रहे थे कि 2025 में 225 पार की बात कह रहे थे। लेकिन अब आप जो बता रही हैं कि 2025 चुनाव में 220 सीटों पर बात चल रही है कि तैयारी लाने की, तो अपने आप में भी सवाल है कि देखिए, उस समय 225 बोला गया, अब 220 बोला गया, आने वाले समय में 215 भी बोल देंगे। यानी इनकी आपसी सहमति अभी कहीं ना कहीं नहीं है, जिसकी वजह से कोई कुछ भी बयान दे देता है और कोई कुछ भी बयान दे देता है। प्रिया जी, पशुपति पारस का बदलता हुआ रुख एनडीए के लिए एक बड़ा झटका साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, पशुपति पारस जहां कहा जाए तो अभी बिहार की राजनीति में बड़े दावेदारी खेल रहे हैं। 2025 के आने वाले चुनाव में उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि कई सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे और जीत हासिल करेंगे। ये छोटी बात है, लेकिन देखने में छोटी बात है, अगर भावनाओं से नापा जाए तो काफी बड़ी बात कर रहे हैं पशुपति पारस जी। हालांकि आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर भी वोट काटने का कार्य किए इस बार चुनावी मैदान में, लेकिन अब पशुपति पारस भी वोट काटेंगे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि एनडीए में रहने के बावजूद पशुपति पारस बड़ी बड़ी बातों को उठाते रहे। हाल ही के दिनों में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बीजेपी के कई तमाम मुद्दों पर नाराजगी जताई, जिसका देखा जाए तो निर्वाहन रूप से पशुपति पारस का नजदीकिया बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं के साथ बढ़ गया था। इस बीच पशुपति पारस खूब चमक दमक के साथ खुलकर सामने आ रहे थे। जैसे चिराग पासवान को ये भनक लगी, उन्होंने तुरंत बीजेपी के साथ मुलाकात की, बीजेपी के कद्दावर नेताओं से मुलाकात की और पशुपति पारस को फिर से साइड कर दिया गया। इस बीच केंद्रीय मंत्री कई बार कह चुके हैं मीडिया संस्थान के सामने, मीडिया कर्मियों के सामने कि पशुपति पारस एनडीए के हिस्सा नहीं है, कहने के लिए नहीं मान सकते हम। लेकिन पशुपति पारस जहां ये कहते रहे कि हम एनडीए में है, लेकिन यहां पशुपति पारस वोट बैंक काटने का इस बार कार्य करेंगे, क्योंकि दलितों का वोट तो पशुपति पारस के खेमे में है ही, ये नकारा नहीं जा सकता है। पासवानों का वोट पशुपति पारस के खेमे है, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद पशुपति पारस ही वो चेहरा है जिसपे पासवान लोग भरोसा करते हैं, जितना उनके बड़े भाई यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पे करते थे। चिराग पासवान तो नए आए हैं, अभी उन पे भरोसा थोड़ा बहुत जताया जा सकता है, लेकिन पशुपति पारस जो कि पुराने हैं, उनको राजनीति का भी ज्ञान है, तो हो सकता है कि इस बार वोट काटने में पशुपति पारस खेला कर सकते और इसका पूरा असर एनडीए पर पड़ेगा, क्योंकि एनडीए काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी एनडीए में है, तो वही पशुपति पारस अगर वोट काटेंगे तो एनडीए के खेमे से कई वोट कट जाएंगे। तो ये तो चुनौती काफी जबरदस्त है। जी सितेश जी, तमाम मुद्दों को देखकर ये प्रतीत होता है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खेला होने वाला है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो आप बात कह रही हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा में खेला होने वाला है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से पशुपति पारस का ये बयान कि हम बिहार के सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो यानी नुकसान साफ तौर पे एनडीए को दिख रहा है इसका, और आरजेडी इसका जोरदार भरपूर फायदा उठाएगी, इंडिया गठबंधन। और दूसरी बात आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर ने बिहार की राजनीति में एंट्री ले ली है। प्रशांत किशोर तो वोट काटने का काम कर ही रहे थे, लेकिन पशुपति पारस भी अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वोट काटने का काम करेंगे। और एक बात और है कि यूपी की पार्टी बिहार में अगर एंट्री कर रही है तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बिहार की जनता और बिहार की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सबको भुगतना पड़ेगा।
प्रिया जी, मेरा आपसे एक सवाल ये होगा कि जिस तरह से पशुपति पारस का जो इस सीटों को लेकर जो ऐलान है, उसने बिहार की सियासी में काफ़ी तनाव मचा दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है इसमें कि इस सियासत को लेकर, इस मामले को लेकर किसकी टेंशन सबसे ज़्यादा बढ़ने की संभावना है? देखिए, टेंशन तो बढ़ने की संभावना है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी और बीजेपी के और एनडीए की भी टेंशन बढ़ने को है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस ये दावा कर रहे हैं कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, इससे साफ तौर पे वो चुनौती दे रहे हैं। और ये भी बातें पशुपति पारस ने कहा है कि अगर हमें मेरे मनचाहे सीट मिलेगी अगर गठबंधन की तरफ से, तभी हम उसकी तरफ झुकाव दिखाएंगे। अगर मेरी मनचाही सीट नहीं मिलेगी तो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। यानी यहाँ साफ तौर पे विद्रोही प्रदर्शन जारी हो रहा है। जिस तरह से पशुपति पारस विद्रोह को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को चुनौती दे दिया है। बीजेपी को भी एक तरह से जवाब ये हो गया, एनडीए में रहने के बावजूद पशुपति पारस जब ये बड़ा ऐलान किए हैं, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि आखिरकार एनडीए जो है वो दो नेताओं में क्यों पशुपति पारस को मतलब पहचानेगी, क्योंकि उनके पास एक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जैसा बुलंद चेहरा है। साफ तौर पे देखा जाए तो अभी चिराग पासवान काफी दमखम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो पशुपति पारस को क्यों रखना चाहेगी। लेकिन अब पशुपति पारस भी तैयारी में है कि जहां एनडीए उन्हें छठे सीट देगी, वहां पे पशुपति पारस अकेले चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। और ये साफ तौर पे जाहिर होता है, इन्होंने कई बार ये बातों का जिक्र कर दिया, यानी पशुपति पारस भी ये समझ गए हैं कि बीजेपी और एनडीए उनके साथ खेला खेल रही है। कभी चिराग से नजदीकियां बढ़ा रही है, तो कभी उन्हें साइड कर रही है, तो कभी मेरे साथ नजदीकियां बढ़ा रही है। लेकिन प्रिया, सवाल ये उठता है कि जैसे कि मान लीजिए उपचुनाव में भी पशुपति पारस ने कहा था एनडीए से कि हमें सीट देने की बात कही, लेकिन एनडीए की तरफ से सीट उन्हें नहीं दिया गया। तो ये अपने आप में भी एक सवाल बनता है कि जैसे मान लीजिए बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें कहीं ना कहीं एनडीए उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। एनडीए नजरअंदाज कर रही है, तभी तो सीटों को लेकर पशुपति पारस भी इन बातों को समझ गए। पशुपति पारस बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं कि अगर मेरी मनचाही सीट नहीं मिली तो मैं अकेले चुनाव में लड़ूंगा। यानी वो भी साफ तौर पे जानते हैं कि एनडीए चिराग को छोड़कर मुझे क्यों चुनेगी आखिरकार। क्योंकि अगले कुछ महीनों की बात की जाए या कुछ दिनों की बात की जाए तो एनडीए ने काफ़ी पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने की बड़ी बड़ी बातें की, घोषणाएं की कि राज्यपाल बनाया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ और पशुपति पारस को बड़ा झटका मिला था एनडीए की तरफ से। यानी इस बार पशुपति पारस झटके का शिकार ना हो, इसलिए वो अपनी दावेदारी खेल रहे हैं, अकेले चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, मनपसंद सीटों को भी लेकर वो अपनी बड़ी बात कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से उनकी दुश्मनी तो लगातार चल रही है, ये हर कोई जानता है, कभी परिवारवाद को लेकर, कभी राजनीति को लेकर। लेकिन अभी पशुपति पारस जो 243 सीटों की बात कर रहे हैं, इस पर अपने दावेदार थोपने के लिए और साफ तौर पे देखा जाए उम्मीदवारों को उतारने के लिए जहां बूथ होता है वहां पे अभी से ही प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। गांव-गांव अपने लोगों को भेज रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों आप भी तानिया जी गौर की होंगी या क्षितेश जी की आरएलजेपी पार्टी का नाम काफी चर्चे में है और खासतौर पे पशुपति पारस का। जैसे इन दिनों प्रशांत किशोर का चर्चाएं काफी तेज हो गई थी कि प्रशांत किशोर सूत्रधार हैं, वोट बैंक काटने की कोशिश कर रहे हैं, राजद पे भारी पड़ रहे हैं। तो कभी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी घेर लिया गया कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पार्टी के लोग अब जनसुराज का दामन थाम रहे हैं। वैसे ही पशुपति पारस इन दिनों काफी दमखम के साथ दिख रहे हैं। जी, कि जैसे मान लीजिए प्रशांत किशोर बिहार में अकेले सरकार नहीं बना सकते, पशुपति पारस अकेले सरकार नहीं बना सकते, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती, तो आखिर इसका परिणाम किसकी ओर झुकाव दिख रहा है? जैसे मान लीजिए प्रशांत किशोर की बात की जाए, प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ेंगे, पशुपति पारस ने भी ऐलान कर दिया कि अगर मुझे मनचाही सीट अगर नहीं मिली तो मैं भी बिहार के सभी सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। तो आखिर नुकसान तो इसमें एनडीए का हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि चिराग भी पासवान समाज से आते हैं और पशुपति पारस भी सेम समाज से आते हैं, पासवान समाज से ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वोट काटने का काम होगा वो तो चिराग पासवान के ही वोट काटेंगे, ये जहां से इनके विपक्ष में उम्मीदवार। जैसा कि चिराग पासवान पांचों की पांचों सीट जीते थे लोकसभा चुनाव के दौरान, इस बीच चर्चाएं तेज हो गई, साथ ही साथ मतलब एनडीए की झुकाव जो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तरफ और ज्यादा हो गई, क्योंकि जो वो बातें बोले वो कर दिखाए। और पशुपति पारस को मनचाही सीट नहीं दिए, वहां से चुनाव नहीं लड़े, तो पशुपति पारस की जो दमखम थी वो थोड़ी दब गई। लेकिन इस बीच अब फिर से चर्चाएं तेज हो गई, जैसा आपने कहा कि एनडीए को यहाँ नुकसान होगा, वाकई होगा, क्योंकि दोनों पासवानों के नेता है। वोट बैंक कटने का तो एकदम सवाल ही यहाँ उठता है। इसके बाद से आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो सवाल उठा कि पशुपति पारस जो दमखम दिखा रहे हैं, इस बीच एनडीए की बड़ी बैठक हुई थी, इसमें कद्दावर नेता आए थे, लेकिन पशुपति पारस को नहीं बुलाया गया था।
ये बात भी पशुपति पारस अच्छे से समझ गए कि उन्हें धीरे धीरे अब एनडीए से साइड किया जा रहा है। यानी जो एनडीए है वो चाहती है कि चिराग पासवान जो चर्चे में है उनको अपने पास रखे, नजदीकियां बनाए रखे। लेकिन जहां पशुपति पारस दबे थे, लेकिन अब फिर से पशुपति पारस ऊपर आ रहे हैं, उनके नाम चर्चे में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि एनडीए अपना रुख बदल सकती है यहाँ। प्रिय, सवाल अब ये भी उठता है कि जिस तरीके से पशुपति पारस की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, दूसरी चीज स्थापना दिवस भी चिराग पासवान अपने कार्यालय पे मनाए, वहीं पशुपति पारस अपने पैतृक आवास पे मनाए, तो कहीं ना कहीं ये पासवान समाज को लेकर अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरी चीज, इन्होंने चौकीदार दफादार मामले पे भी जोरदार आवाज उठाई और उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाने की बात कही है इन्होंने। तो क्या ये लगातार पासवान समाज के साथ और पासवानों की हक की बात करते हुए जो पशुपति पारस दिख रहे हैं, चिराग के लिए खतरे की घंटी नहीं साबित हो रही है? यहाँ खतरे की घंटी तो पूरी 100% साबित होती है, क्योंकि जहाँ चिराग पासवान भी पासवानों के नेता कहे जाते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम अपने संसदीय क्षेत्र में बने रहें, डटे रहें, जनता का उन पे भरोसा रहे। लेकिन पशुपति पारस अब धीरे धीरे चिराग पासवान के प्रति जनता को थोड़ी कड़क और विद्रोह अंदाज में ले जाना शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से जहां केंद्रीय मंत्री अपने पटना कार्यालय पर जहां स्थापना दिवस मनाए, तो पशुपति पारस का यहाँ गेमिंग देखिए कि वो जगह भी चुने तो अपने पैतृक आवास, ताकि गांव में क्या होता है ना कि लोग काफी इकट्ठा हो जाते हैं और 10 तरह की बातें भी बनाते हैं कि देखिए असली जो होता है वो असली ही होता है, गांव में आकर अपने परिवार के साथ, जनता के साथ मनाए, वहीं केंद्रीय मंत्री पटना में मनाए। तो ये सवाल उठता है। तो पशुपति पारस काफी दिमागी खेल अभी खेल रहे हैं और आपने देखा होगा दोनों जगह की तस्वीरें, एक तो पटना की देखे होंगे चिराग पासवान के कार्यालय पर और पशुपति पारस का पैतृक आवास पर। दोनों की भीड़ को अगर हम लोग नापा जाए तो काफी ज्यादा भीड़ पशुपति पारस के स्थापना दिवस में रहा, क्योंकि वहां पूरे गांव की जनता मौजूद थी, पासवान के कई लोग और कई चेहरे नजर आ रहे थे। ये साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस धीरे धीरे अब चिराग पासवान के और जनता के प्रति, जनता जो है जनता के प्रति झुकाव दिखा रहे हैं और चिराग पासवान को धीरे धीरे साइड करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि चौकीदार का मुद्दा उठाना कोई छोटी बात नहीं है। वो जानते हैं कि अरुण भारती वही व्यक्ति थे जो जूस पिलाने का कार्य किए थे, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से आए थे, बातचीत किए थे चौकीदारों के बाद, इसके बाद निर्णय नहीं लिया गया। तो यहाँ पशुपति पारस अपना गेम खेलना शुरू कर दिए। वो धीरे धीरे चौकीदारों का मुद्दा उठा रहे कि चौकीदार यानी साफ तौर पे पासवानों का आधा से ज्यादा वोट पशुपति पारस के खेमे में आ जाएगा। सतेश जी, चिराग पासवान अक्सर उनको मोदी का हनुमान कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से पशुपति पारस ने चुनौती दे दी है अभी सबके सामने, इस जनता के सामने, क्या लगता है आपको कि मोदी के हनुमान वाला टैग क्या ये शिफ्ट हो रहा है आप कहीं और? देखिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है आपने जो किया है। इससे पहले भी बता दूं कि चिराग पासवान को लेकर एनडीए में है कि नहीं कई बार सवाल उठी है। विपक्ष भी जोरदार इस पे सवाल उठाई थी और बयानबाजी की थी कि चिराग पासवान साबित करें कि वो एनडीए के हिस्सा है कि नहीं। और अभी आपने जो पूछा कि मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, तो जिस तरीके से पशुपति पारस ने बिहार की सभी सीटों पर चुनौती दिया है, कहीं अपने आप में ऐसा ना हो कि चिराग पासवान को दरकिनार कर दिया जाए और पशुपति पारस को एनडीए में जगह दे दी जाए। और साफ तौर पे तानिया जी देखा जाए तो मोदी का हनुमान तो हमारे चिराग पासवान है, हमेशा से देखा गया है चिराग पासवान और मोदी का जब भी मुलाकात होता है तो तस्वीरें कुछ प्रेमपूर्ण भाव की निकलती है। लेकिन पशुपति पारस वो हनुमान है जो पूरा लंका जला देंगे और इस वक्त पशुपति पारस वही कार्य कर रहे हैं, लंका जलाने की हर एक कोशिश में लगे हैं। चाहे अपने गांव में जाकर के लोगों को चिराग पासवान के प्रति भड़काऊ बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान के प्रति इतने भड़काऊ बयान दिए कि उन्होंने ये तक कह दिया, हाल ही में स्थापना दिवस पे काफी भावुक करने वाला पशुपति पारस का एक बयान आया था जिसमें वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को गाली मतलब भद्र भाषाओं का भी उपयोग किए थे। ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि लंका जलाने की कोशिश में अब ये हनुमान लग गए हैं। बिल्कुल। तो आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना कि किस तरह से नीतीश कुमार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच पशुपति कुमार पारस की चुनौती भरी बातों ने बिहार की सियासत में काफी हलचल मचा दी है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो सारा मुद्दा है ये बिहार की राजनीति में कौन सी दिशा को जन्म देता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।